हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे थे यह दंत उरित मुस्कान और फसल कविता। देखिए, नागार्जुन जी ने ये कविता लिखी है और इस कविता में पहली जो कविता है ये एक छोटे से बच्चे की छोटे छोटे जो दांतों वाली मुस्कान है उस पर लिखी गई है। और दूसरी कविता है फसल। फसल कैसे उगती है, फसल को उगाने में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में ये आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ नागार्जुन जी जो हैं उनका जो स्वभाव है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति की, और इसी प्रवृत्ति के चलते उनका बच्चा लगभग 7 से 8 महीने का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कविता में नागार्जुन जी घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, और इसी के चलते क्योंकि उन्होंने कई बार भारत भ्रमण कर लिया, इसी के चलते उनका जो छोटा सा बच्चा है उसके छोटे छोटे दांत निकले हैं। और जब कभी अपने बच्चे से पहली बार मिलते हैं तो उसकी वो दांतों छोटे छोटे दांतों भरी मुस्कान को देखकर वो कविता लिखते हैं। क्या कहते हैं उस बच्चे से, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे चले जा, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन। तो यहाँ पर नागार्जुन जी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जा। तो नागार्जुन जी ने कहा है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान है उसको देख करके मृतक यानी कि वो व्यक्ति जिसमें प्राण ना हो, वो शरीर, उसमें भी वो जान डाल देगा, उसमें भी वो प्राण डाल देने वाली ये मुस्कान तुम्हारी है। आगे कहा, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि धूल से तत्पथ तुम्हारा ये गात यानी शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जा। तुम्हारे धूल से लथपथ ये गात, ये शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल ने तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिलना शुरू कर दिया। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाश। कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन पाषाण यानी कि कठोर सा पत्थर भी पिघलकर जल बन गया। कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान है उसे देख करके जो कठोर मन वाला व्यक्ति है वो भी पिघल जाता है, वो भी कोमल मन वाला हो जाता है। आगे यहाँ पर नागार्जुन जी ने कहा है, हो गया तुमसे कि झरने लग पड़ी सैफालिका की फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी सैफालिका की फूल, बांस था कि बबूल। तो अब कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श, तुम्हें छूने से, शेफालिका एक प्रकार का जो है बहुत ही कोमल, उससे फूल, जैसे आप उसे हाथ लगाएंगे तो उससे फूल झड़ने लग जाते हैं। और आपने बांस और बबूल देखा होगा, बांस बड़ा ही कठोर होता है और साथ में बबूल में जो है कांटे होते हैं, यानी कि वो कठोर चीजें हैं। और अब यहाँ क्या कहे, तुम्हारा स्पर्श छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका की, यानी कि तुम्हें छूने से, तुम्हारे स्पर्श से बांस और बबूल से भी शेफालिका के फूल मानो झड़ने लगे। यानी कि अत्यंत कठोर मन वाला, कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हें देख के वो हृदय कोमल हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि कवि और उनके बच्चे की जो मुलाकात है वो कई महीनों के बाद हो रही है, पहली बार वो आपस में मिल रहे। और आपने देखा होगा बच्चे जब आपस में, तो अब क्या कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि कवि और उस बच्चे की मुलाकात पहली बार हो रही। तो अब कवि जो है, अब देखो छोटा बच्चा क्या करता है, जब वो किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो वो उसे एकटक नजर से देखता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा कि तुम मुझे जो है अनिमेष यानी कि एकटक नजर लगा करके बिना पल के झपकाए देख, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर।
अब क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चा कवि को एकटक नजर से देख रहा है तो कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे ऐसे ही एकटक नजर लगा करके देखते रहोगे। और क्योंकि कवि उस बच्चा जो है कवि को ऐसे बिना पल के झपकाए उसे देख रहे हैं, तो कवि को देख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, थक गए हो, प्रश्न कर रहे हैं उस बच्चे से कि थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या तुम थक गए हो, मैं अपनी आंखें फेर लूं तुमसे ताकि तुम भी अपनी पलकों को झपका करके आराम। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया था। आगे क्या कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कभी कहते हैं क्या हुआ यदि हम आपस में जो है इससे पहले परिचित नहीं हुए। ठीक है, यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती, अब कवि कहते हैं यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, मैं न सकता देख मैं न पाता, मैं ना तो तुम्हें देख सकता और ना ही तुम्हें जान पाता। ठीक है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान और ना ही मैं तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान। फिर आगे कवि ने क्या कहा, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि। अब आगे कवि ने कहा है, कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न होती, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, ना तो मैं तुम्हें देख सकता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान और ना ही मैं तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान देख पाता। आगे कवि ने कहा है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों धन्य है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे का साथ पा सके हो, तुम दोनों ने जो है एक दूसरे का साथ पाया है, इसलिए तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य हो। कहते हैं चिर प्रवासी, मैं तो बहुत दिनों से जो है प्रवासी यानी कि बहुत दूर रहता हूँ, मैं इतर में अन्य, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ, अन्य हूँ। ठीक है, कोई और हूँ, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब उस बच्चे से बात करते हुए कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि समान हूँ, क्योंकि मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। कहते हैं मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, चिर प्रवासी मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, मैं दूसरा हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई संपर्क नहीं रहा इससे पहले। अब कहते हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूं, अतिथि हूं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा इससे पहले कोई संपर्क नहीं रहा। अब आगे कहते हैं कवि, देखते तुम इधर कनखी मार यानी तिरछी नजरों से, कहते हैं देखते तुम इधर। अब देखो कवि ने क्या किया, क्योंकि बच्चा कवि को लगातार एकटक नजर लगा करके देख रहा था, अनिमेष वो उसे देख रहा, तो कवि ने जो है थोड़ी सी वहां से हटने की कोशिश की, इन बच्चा जो है जहां जहां कवि जा रहे हैं वो तिरछी नजरों से उन्हीं की तरफ देख रहे। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, मैं तो क्योंकि बहुत दिनों से बाहर रहता हूँ, मैं बहुत दिनों में आया हूँ, इसलिए इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, इसमें इसमें तुम्हारा क्या संपर्क रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क होता है जिसको पंचामृत कहते हैं, इसमें आपका दूध दही शहद मिलाया जाता है, चीनी वगैरह, तो 5 जो है पंचामृत इसको कहा जाता है, जिसमें दूध शहद पानी चीनी और दही मिलाया जाता है और उससे बनाया जाता है मधुपर्क, पंचामृत इसको कहते हैं, पूजा में भी यूज करते हैं इसको, तो पंचामृत। तो माँ की जो उंगलियां हैं, उंगलियां माँ की कराती रही, माँ की उंगलियां तुम्हें मधुपर्क यानी कि वो पंचामृत तुम्हें चखाती रही, देखते तुम इधर मार। अब कवि क्या कर रहे हैं, उस बच्चे से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है अनिमेष ही देखता रहा है, देखता ही रहता है, इसलिए कवि जो है बच्चा थक न जाए। ऊपर प्रश्न पूछा ना, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या तुम थक गए हो, मैं ही तुमसे दूर हो जाऊं ताकि तुम अपनी पलकों को झपका करके अपनी पलकों को आराम दो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ यदि तुम्हारा और मेरा
परिचय पहली बार नहीं हो सका है, हम पहली बार मिल रहे हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं ना तो तुम्हें देख सकता, ना ही तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंत रित मुस्कान, तुम्हारी ये दांतों भरी, छोटे छोटे दांतों भरी मुस्कान को भी मैं देख न पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम और तुम्हारी माँ धन्य हो, क्योंकि तुम एक दूसरे का साथ पा सके हो, तुम एक साथ रहे। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो क्या हूँ, चिर प्रवासी हूँ, मैं बहुत दिनों से आया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा रहा संपर्क, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ, अतिथि हूँ, मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, क्योंकि तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं उनसे तुम परिचित हो, वो उंगलियां तुम्हें मधुपर्क कराती रही, मधुपान कराती रही, अर्थात पंचामृत, इसमें आपका दूध, दही, शहद, पानी और चीनी है। तो वो मधुपर्क तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी उंगलियों से चटाती रही, देखते तुम इधर कन की मार। अब कवि ने क्या कहा, क्योंकि कवि जो है बच्चे से दूर हट रहे हैं ताकि बच्चा अपनी जो पलकें हैं उसको आराम दे सके। तो कहते हैं कि तुम मुझे जहां जहां मैं जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे कनखी मार करके जा रहे हो। और होती जबकि और जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी दंत मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवि। और जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं, नजरों से नजरें मिलती हैं, तो तब मुझे जो है तुम्हारी ये जो मुस्कान है, जो मुस्कुराहट है, वो मुझे बड़ी मान लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ एक छोटे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर कवि नागार्जुन जी ने एक कविता लिखी है। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर उन्होंने कविता में जो है, चलिए इस कविता को एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर हम इसे फिर से। तो क्या कहा है कवि ने, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, फूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब में टुकड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था की बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता तुम्हारी यह तंतु, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती फर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छल। अब ये जो कविता है ये आपकी दंतुरित, बड़ी सुंदर कविता है और बड़े सुंदर भावों से जो है यहाँ पर कवि नागार्जुन जी ने क्या किया है, इसमें छोटे बच्चे की मनमोहक जो मुस्कान है, दंतों छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान है, उस पर कविता लिखी। अब आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते, आपको इस कविता में हो सकता है यहाँ से 4 या 6 लाइन आपको दी जाएगी, आपको इसके भावार्थ को बताना है, संदर्भ आप लिखेंगे, प्रसंग आप लिखेंगे कि क्या प्रसंग यहाँ चल रहा है, और संदर्भ में आप लिखेंगे कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां या काव्यांश हमारी क्षितिज भाग 2 से ली गई है और इसके कवि हैं कवि नाग, ठीक है। और प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ एक छोटे से बच्चे की मनमोहक छोटे छोटे दांतों भरी मुस्कान का यहाँ पर चित्रण किया गया है, ठीक है। तो कविता की कोई सी भी पंक्ति आपको आ सकती है जिसका आपको भावार्थ लिखना होगा, जिसके आपको जो है प्रसंग और आपको भावार्थ पूछा जाता है, तो इस प्रकार से कविता आपको आती है। अब इसी में कवि ने दूसरी कविता लिखी है फसल, ठीक है। तो पहली कविता जो आपकी दंतुरित मुस्कान है, इसमें एक छोटे बच्चे के मनमोहक मुस्कान का वर्णन। अब दूसरी कविता आप लिखिएगा फसल। अब दूसरी कविता, इस कविता में कवि ने क्या कहा है, इसमें जो है फसल क्या है, फसल किस किस की मेहनत से बनी है, फसल में किन किन तत्वों का योगदान है, इन सभी बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया। चलिए इस फसल कविता को भी हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक के नहीं दो के नहीं, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा,
एक की, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण। आगे फिर कवि कहते हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, फसल क्या है, तो फसल हेडिंग डाल के आप इसको आप लिखिएगा। चलिए, एक के नहीं फसल क्या है, यहाँ कवि क्या कहते हैं फसल क्या है, तो डाउन कीजिएगा। तो कवि नागार्जुन जी द्वारा ही ये लिखित है कविता, जैसे कि दंतुरित मुस्कान लिखी थी, इन्होंने यहाँ फसल के बारे में कहा। ठीक है, पहले कहते हैं एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जल। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की, एक की नहीं दो की नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि जो ये फसल है किसी एक नदी का नहीं, किसी दो का नहीं, लेकिन बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का जादू कैसे है, देखो नदियां हमें पानी देती हैं, साथ में जब ये नदी जो है क्या होती है, वाष्पीकृत होती है। जानते हैं पानी वाष्पीकृत होकर के आसमान में बादल बनते हैं, और बादल जब बरसते हैं तो वो जो है हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे जो है फसल की फसल आपकी पैदा होती है, उसका जो है पोषण होता है। आगे कहा है एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अब यहाँ करोड़ों करोड़ों हाथों का मतलब उन किसानों से है जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ कवि ने कहा एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेती की मिट्टी का गुणधर्म है। देखो किसी फसल को उगाने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती, सबसे पहले मिट्टी कैसी है, जब भी कोई फसल उगाई जाती है सबसे पहले वहां की मिट्टी चेक की जाती है, मिट्टी जो है वहां पर जो है उसकी पता किया जाता है कि इस मिट्टी में कौन सी जो है फसल यहाँ उग जाती है। हर मिट्टी में हर फसल नहीं उगती है, तो मिट्टी कैसी है, उसकी उर्वरक उर्वरक शक्ति कैसी है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति कैसी है, उसमें जो है कैसे खाद्य पदार्थ हैं, तो ये मिट्टी जो है मिट्टी के गुणधर्मों को देखा जाता है। मिट्टी अच्छी होगी तो आप उसमें जो है क्या करेंगे, आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो कहते हैं देखो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें किसान की भी आवश्यकता पड़ती है ना। तो किसान काम करेगा, वहां पे मिट्टी अच्छी हो, पानी भी प्रॉपर मिल रहा है, खाद भी उसमें प्रॉपर मिल रहा है, मिट्टी में वही सभी चीजें आ जाती हैं, खाद वगैरह जो भी है। ठीक है, तो मिट्टी अच्छी है, खाद भी वहां पर मिल रही है प्रॉपर तरीके से, पानी भी वहां पर बरस रहा है या पानी की व्यवस्था हो रही है। ठीक है, और किसान भी लगे हुए, तो फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। फिर आगे यहाँ इसी कविता में कवि ने कहा फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह। कहते हैं फसल क्या है, प्रश्न किया फसल क्या है, कहते हैं और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है वह। यानी कि नदियों के पानी से जो वाष्प बनती है और फिर वो बारिश के रूप में बादल के बाद बारिश के रूप में बरसती है, उसका जादू है ये। हाथों के स्पर्श की महिमा है, उन किसानों के हाथों के स्पर्श की ये महिमा है। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। आप जानते हैं अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती है, तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं। तो उन मिट्टियों का अलग अलग आपको अभी बताया कि अलग अलग मिट्टी में जो है अलग अलग फसल उगाई जाती है। ठीक है ना, तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है। अब आप जानते हैं कोई भी पौधा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके लिए क्या चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसको हवा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि आपकी हवा में होती है। ठीक है, उसको जो है खनिज लवण भी चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, पृथ्वी से लेगा यानी मिट्टी से लेगा। उसको पानी चाहिए, वो मिट्टी से लेगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, मिट्टी, मिट्टी की बात की गई है। मिट्टी से पौधों को खनिज लवण मिलता है, उसको पानी मिलता है। ठीक है, और साथ में सूरज की किरणों की यहाँ पर क्या कहा है, रूपांतर है सूरज की किरण। तो जब पौधे खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। हवा का क्यों कहा है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे
भोजन बनाते हैं पत्तियां जो है भोजन बनाती हैं पौधों की। वो पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड सूरज के प्रकाश में और खनिज लवण पानी इन सभी की उपस्थिति में जो है ये खाना बनाती है। तो ये जो आपकी फसल है वो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, साथ में रूपांतर है सूरज की किरणों का। जिस प्रकार से हमें खाना पकाने के लिए गैस की चूल्हे की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का और कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो हवा में ही वो आपको मिलेगा। तो कहते हैं सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन। यहाँ फसल के बारे में बताया गया है कि फसल क्या है, और यहाँ नागार्जुन जी ने कहा कि एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथ स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण। कहा एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, बल्कि लाखों नदियों का ये पानी है, वो है। एक और दो नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों जो किसान हैं जो खेतों में रात दिन लगे रहते हैं, उनका जादू है। एक नहीं दो नहीं बल्कि खेतों की हजार हजार कई हजार खेतों की मिट्टी का धर्म है, तब जाकर के आपको फसल मिलती। फिर आगे उन्होंने इस कविता में स्वयं ही प्रश्न किया है कि फसल क्या है। ठीक है, कहते हैं और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की। ने कहा ये जो फसल है ये नदियों के पानी का जादू, क्यों? क्योंकि नदी का पानी जब वाष्पीकृत होता है, आसमान में बादल बनकर होता है, तो वो खेती के लिए उस फसल के लिए क्या होता है, फसल बिना पानी के तो सूख जाएगी। ठीक है, साथ में हाथों के स्पर्श की महिमा है। अब उन किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा भी है फसल। ठीक है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उन सभी वो सभी जो है उस फसल को उगाने में। साथ में इन्होंने कहा रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों में जो है क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में सभी पौधे खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ मिलता है, ये आपको हवा में मिलेगा। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। तो ये सभी चीजों की जो है से जो है आपकी जो फसल है वो बनती है। इस प्रकार से आपका ये फसल, अब यहाँ से भी आपको कोई भी काव्यांश पूछा, कोई भी 4 लाइन 6 लाइन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। आप सभी में ऐसे लिखेंगे कि ये जो है लाइनें ये काव्यांश हमारी क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं, इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, क्योंकि कविता है तो कवि आएगा यहाँ। इसके कवि हैं नागार्जुन जी, और इसमें जो है फसल की महिमा वर्णन किया गया है कि फसल को उगने में या फसल के बनने में जो है किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और किस किस की यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों कविताओं से प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।